जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जो कंटिन्यू सीरीज चलती आ रही है ज्ञान में जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्सन। ये टेस्ट जो करवाया गया था वो 4 अप्रैल को करवाया गया था। एप्लीकेशन पे टोटल 50 क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ दे दिया गया है। बाकी चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका, रेड कलर ठीक रहेगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ये भी सही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब ये तीनों सही है तो लास्ट वाला गलत होगा, इतना बात। चलिए आगे, अब हम जो मैं पॉइंट बताता हूँ उसे समझिएगा। बस जिस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उल्टा प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा वास्तविक होगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है मतलब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है, आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए अपने कॉपी में, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृपों से हुआ है, इस क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं। देखिए, क्रम विकास का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे कि मानव जो है, यानी पहले देखिए, मानव जो पहले क्या था, पहले बंदर था, तो बंदर से मानव बना। तो ये क्रम विकास जो है ना वो करोड़ों वर्षों में जाके होता है, 1-2 वर्ष में नहीं हो जाता है। एकदम इसकी जो स्पीड है बहुत धीरे है, बहुत धीमा स्पीड है। ये करोड़ों वर्षों में जाके क्रम विकास होता है। जैसे पहले मानव जो है बंदर था, बंदर से जो है अब मानव के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। इसी प्रकार जो है ये पूछ रहा है कि क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास, मतलब जो पहले स्तनधारी हैं, सरीसृपों में हुआ है, विकास को प्रमाणित कौन करता है? तो प्रमाणित का मतलब है कि सरीसृपों से, मतलब ये स्तनधारी और सरीसृप के बीच का योजक कड़ी क्या है। योजक कड़ी आप लोग को पता होगा कि योजक कड़ी क्या है, वो पूछा जा रहा है। तो स्तनधारी और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि कोशिका के भीतर क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ये पॉइंट जो है सही है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है 2 प्रकार की होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। दूसरा पॉइंट है, श्वसन की संपूर्ण क्रियाविधि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि शोषण की संपूर्ण दे दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि शोषण भी 2 प्रकार से होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस में होता है, एक क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में प्रक्रिया से जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और क्रेब्स चक्र के द्वारा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे संपूर्ण दे दिया, यहाँ पे अधिकतम भी लिखा होता तो ये पॉइंट सही हो जाता कि शोषण की अधिकतम क्रियाविधि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो ये सही हो जाता। लेकिन संपूर्ण दे दिया इसलिए ये गलत हो गया, केवल एक सही है। मानव रक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रक्त हल्का क्षारीय कोलाइड। देखिए, क्षारीय कोलाइड रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और 7 से ज़्यादा किसी चीज़ का पीएच मान है तो वो क्षारीय होगा, और 7.4 है इसलिए हल्का क्षारीय होगा, ये तो पॉइंट सही होगा। जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है तो ये सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। रक्त मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के तथा हार्मोन के शरीर में विभिन्न हिस्सों में पहुँचाती है, ये भी सही है। रक्त के माध्यम से गैसों का परिवहन नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जालम ऊतकों के द्वारा जल एवं घुलित लवणों परिवहन एक दिशिया होती है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पौधा होता है, चलिए उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो मानव है, मानव शरीर में लवण है, जो भी खनिज पदार्थ है, उसे आप पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए आपके पास नली बनी हुई है, जिसे हम लोग धमनी और शिरा के नाम से जानते हैं। जैसे कि रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जो है सारे खनिज लवण पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे में जो है
वो नली नहीं बनी हुई है, तो उसे बोलते हैं, उसमें पौधे में बना हुआ है संवहन तंत्र। क्या बना हुआ है? संवहन तंत्र, लिख लीजिएगा। और पौधे में संवहन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है जाइलम, एक है फ्लोएम और एक है कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो जाइलम का काम है घुलित जल और घुलित लवण जो है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। अब बात आया एक दिशीय और बात आया द्विदिशीय। तो जाइलम जो है ना, वो जड़ से जो है पत्ती में और तना में जो है सब कुछ पहुंचाता है, जल और घुलित लवण पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम यानी खाना जो बनता है वो तो पत्ती में बनता है, तो पत्ती से जो है खाना वो जाएगा तना में, तना से आएगा जड़ में। और ऐसा, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा समय आता है कि पतझड़ हो जाता है, मतलब पौधे से जो है पत्ते वो झड़ जाते हैं, तो फिर उस समय पौधे अजीवित कैसे रहते हैं? तो जो खाना संचित रहता है जड़ में वो फिर तना में जाता है, फिर पत्ती में जाता है, ऐसे करके वो रोटेट करता है। तो ये जो है द्विदिशीय है, मतलब चारों तरफ घूमते रहता है। द्विदिशीय कहिए या बहुदिशीय कह सकते हैं इसे। तो ये दोनों पॉइंट जो है सही, 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सबसे पहली बात समझ लीजिए, रासायनिक पदार्थ का मुख्य लक्षण है, यानी रासायनिक परिवर्तन का मुख्य लक्षण है कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनेगा। अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब है कि कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनेगा। पौधे में वृद्धि होगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ों का काटना रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जल जो है H2O था, उससे क्या बन गया? हाइड्रोजन बना और फिर ऑक्सीजन बना, तो अलग अलग पदार्थ बन गए, तो नया पदार्थ बना ना, यही होता है रासायनिक परिवर्तन। विद्युत धारा का प्रवाहित करके बल्ब का जलाना, ये भौतिक परिवर्तन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या निकालने का जो मेथड है उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात कि कोई भी पदार्थ है उसके 1 मोल कितने के बराबर होगा? तो 1 मोल होगा 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु के बराबर होगा 1 मोल। और हमें तो मोल के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम, तो इस ग्राम को हम मोल में परिवर्तित कर देंगे तो फिर आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परमाणु की संख्या दिया हुआ, अगर अणुओं की संख्या दिया होता तो अणु द्रव्यमान लेते, ठीक है। तो ग्राम में द्रव्यमान जो 1.6 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10। तो उसी प्रकार तो इसको 6.022 गुना 10⁻23 और फिर गुना 1/10 करेंगे तो 6.022 गुना 10⁻22 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य कट जाएगा। नेक्स्ट है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, कोई भी तरंग माध्यम बदलती है, कोई भी तरंग जो है वो माध्यम बदलती है तो उसके आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग जो है वो बदल जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 10 किलोहर्ट्ज अगर उसकी आवृत्ति है तो इसकी पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है वही होगा जो ध्वनि का स्रोत की है, क्योंकि आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है? सबसे पहले बात जान लीजिए, प्रदूषक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, दूसरा अद्वितीय प्रदूषक होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो स्वयं से प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। और फिर द्वितीयक प्रदूषक वो हैं जो प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया करके प्रदूषण फैलाते हैं, वो द्वितीय प्रदूषक के रूप में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और DDT हो गया, ये प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है, 100 किलोग्राम के पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी? आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, यानी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पलायन वेग, यहाँ पे पलायन लेना पड़ेगा 1/2 mve, ये हो गया पलायन वेग mve²। और ve निकालने का एक फॉर्मूला होता है √2gr, ये निकाल लीजिएगा, 2gr निकाल के यहाँ पे रख देना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ समझ में नहीं आएगा आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर भी इसका आंसर आपको आएगा 6.4 × 10⁻9 जूल। नेक्स्ट, 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस हटाकर रखे गए, इस लेंस निकाय की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इस लेंस निकाय की फोकस दूरी कितनी होगी ये बताना है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसे निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 6
सबसे पहली बात 6 प्लस -2 बराबर हो गया +4 हो गया ना। ये क्या निकला, ये फोकस दूरी निकला, ये निकला आपका डायोप्टर, +4 जो है ये डायोप्टर निकला। अब हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/d, मतलब 1 बटा डायोप्टर, 1/4 आ जाएगा क्योंकि 4 डायोप्टर हमको पता था। तो 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 0.25 मीटर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल निम्न में से किस हार्मोन विरोधी स्वरूप कार्य करते हैं। तो पादप हार्मोन जो है एब्सिसिक अम्ल, वो पौधे में जितने भी हार्मोन होते हैं सब के विरोध में काम करता है, इतना जान लीजिए। पौधे में जितने भी हार्मोन होते हैं, चाहे ऑक्सिन हो, जिबरेलिन हो या फिर साइटोकाइनिन हो, कोई भी हार्मोन हो, सब के विरोध में एब्सिसिक अम्ल काम करता है। और आपको लग रहा होगा इसे जो बोला जाता है एब्सिसिक अम्ल को बोला जाता है वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोला जाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन। और ये पौधे में बहुत ही ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी इसलिए है कि पौधे में अगर ये अम्ल जो एब्सिसिक अम्ल है ये नहीं रहे, ये हार्मोन नहीं रहे, तो पौधा इतनी तेज़ी से विकास करेगा कि ये अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कुछ दिन के बाद ये खुद ही विकास करके गिर जाएगा। तो इस अनुसार जो है एक भी पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में द्रव्यमान के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, 1:8 है। अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन में हमेशा स्थिर रहता है, इसका क्या होगा बताइए। हाँ, ये भी स्थिर रहता है, एक और सी, एक और बी, दोनों सही है, ठीक है। किसी सामान्य स्वस्थ युवा व्यक्ति की दृष्टि की सामान्य क्षमता जो है 4 डायोप्टर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, बिल्कुल गलत बात है। धातुएं जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ना कि ग्रहण करती है। धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और वो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो ये बनाएगी ऋणायन और ये बनाएगी धनायन, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। रासायनिक प्रभाव का पूछ रहा है। धारा से बल्ब को प्रदीप्त होना ये उसमें प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव नहीं, ठीक है। धारा से चुंबक का विक्षेपित होना ये होगा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा से लोहे की चांदी पर परत चढ़ाना ये हो जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हाथ तथा पैरों के ऐच्छिक गतिविधि पर नियंत्रण करता है, वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ऐच्छिक गति पर नियंत्रित करता है। देखिए ये इसे ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क स्टेम जो ये मस्तिष्क का जो है पिछला भाग होता है, पिछले भाग में इसमें दो भाग होते हैं इसके भी, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला। मेडुला जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हेमेटाइट Fe2O3 से लोहे निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्टी के किस भाग का तापमान सर्वाधिक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो वात्या भट्टी है उसे एक सुराही की तरह होता है वात्या भट्टी। यहाँ पे बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, नहीं बन पा रहा है, तो सिर्फ आप समझ लीजिए। इसके जो है निचले भाग में लगभग 2200 केल्विन जो है वो तापमान रहता है और ऊपरी भाग में 573 केल्विन जो है तापमान रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा निचला भाग। नेक्स्ट है, बाह्य कर्ण की उपस्थिति किस वर्ग की विशेष पहचान है। बाह्य कर्ण की उपस्थिति किस वर्ण की विशेष पहचान है, वो है स्तनधारी का। किसका, स्तनधारी का विशेष पहचान है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। विषाणु में जो है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं, सही है। कुछ विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाए जाते हैं, ये भी सही है। विषाणुओं में आरएनए तथा डीएनए एक साथ नहीं पाए जाते, ये भी सही है। उपयुक्त सभी जो है सही है, ठीक है। अच्छा ये मैं बता दूं, डीएनए जो है वो एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, एडिनो वायरस बोला जाता है। और आरएनए जो पाया जाता है, आरएनए में जो वायरस पाया जाता है वो प्लांट वायरस होता है और इसे रेट्रो वायरस बोला जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर धक्का देती है। पीछे की ओर धक्का देने पर बंदूक की गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण बंदूक के गतिज ऊर्जा का मान, तो बंदूक के गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा बताइए। तो इसमें एक संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आप अगर इसे सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा कि बंदूक का जो संवेग होगा वो उसके बराबर गोली का संवेग होगा, बराबर मान लेना है इसमें अभी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग को पता होगा P²/2। अच्छा ये बंदूक के संवेग को m1 मान लेते हैं और गोली के संवेग को m2 मान लेंगे, 2m2, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जाइलम तत्व नहीं है। कौन सा एक जाइलम तत्व नहीं है। सह कोशिकाएं जो है वो एक जाइलम तत्व नहीं है। सह कोशिकाएं जो है वो एक फ्लोएम का अंग है। किसका अंग है? फ्लोएम का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 गोली, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पाचक गोली होगा। ठीक है, पाचक गोली में विद्यमान सोडियम बाइकार्बोनेट अमाशय रस के साथ अभिक्रिया कर पेट में अम्लता को कम करता है। तो ये पॉइंट जो है सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट आमतौर पर खाने के सोडा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बता चुका हूँ दर्पण के बारे में। तो ये कौन सा प्रकार का होगा? ये होगा उत्तल या समतल। जंतु में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो जंतुओं में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया ये सभी बनता है। अब बोलिए यूरिक अम्ल किस में बनता है? यूरिक अम्ल पक्षी और सरीसृप में बनता है, यूरिया मानव में बनता है और अमोनिया जो है जलीय जीव में बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा विटामिन सरलता से मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं और शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वो विटामिन जो है मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएंगे मानव शरीर से। तो इसमें से कौन सा होगा? तो आपको पता होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों जो है जल में घुलनशील है। लेकिन एक अपवाद विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी12 जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो शरीर में संचित नहीं हो पाता है और ये शरीर से बाहर निकल जाता है मूत्र के माध्यम से। तो इसलिए जो है इसलिए डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है विटामिन बी और सी का जो है डेली अपने शरीर में संचयन करना चाहिए या फिर किसी प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, तो ए डी ई के विटामिन जो है वो यकृत में संचित रहता है। वो अगर 1-2 दिन हम लोग नहीं भी खाएं तो दिक्कत नहीं होगा। आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डॉगमा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसका ओरिजिनल आंसर होगा डीएनए से डीएनए बनता है, उसके बाद फिर डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद फिर प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड एमनसोन के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन औसत्य है। जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये तो सत्य है। औसत्य पूछा जा रहा है। सभी जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक कोशिका की होती है तो एक कोशिका से बने होते हैं, यही गलत है। कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में स्वतंत्र रहने की क्षमता है फिर भी वे मिलकर कार्य करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है 10 केजी की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक पीछे की ओर किस झटका मारेगी उसकी गति क्या होगी ना। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है इसमें भी वही लगाना है संवेग संरक्षण का नियम, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। तो बंदूक का संवेग हो गया एम भी यानी 10 दिया हुआ है, 10 यानी द्रव्यमान और भी निकालना है, बराबर हो जाएगा इसका 60 और मीटर प्रति सेकेंड में है तो इसे बदलना पड़ेगा बटा 1000 गुना 160। ठीक है, दिया हुआ है भी। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.96 मीटर प्रति सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रवा गहरा बैंगनी का रंग का होता है, इसे जब जल में विलय करते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। किसी वस्तु के जड़त्व का मापन होता है, तो किसी वस्तु के जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से होता है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं इसे सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका या फिर वही तरीका ही है। देखिए कैल्शियम की जो चलिए कैल्शियम का परमाणु संख्या आ जाएगा आपका 40, कार्बन का आ जाएगा 12 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 16। तो 40, 12 और ऑक्सीजन तो 3 है तो 16 थी 48, 40 12 हो जाएगा 52, 52 48 हो जाएगा पूरा 100। तो 100 में जो है 48 ऑक्सीजन है तो 48% आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 48% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अनेक प्रकार के रंग तथा वार्निश बनाने में काम आने वाला ग्लिप्टल किनके बीच अभिक्रिया
कराकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल के बीच। और आपको पता होगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो बेकेलाइट प्राप्त होता है। और यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं तो आप लोगों को पता होगा सनमाइका, तो सनमाइका प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वाहक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें एक पॉइंट है जो आप लोग को जानना चाहिए। पॉइंट ये है कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होगा, और जिसका तारत्व अधिक होगा उसका आवाज़ जो है पतला होगा या फिर तीक्ष्ण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसमें आवृत्ति न्यूनतम बोला जा रहा है, तो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होगा, और जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी उसका तारत्व न्यूनतम होगा, लेकिन आवाज़ जो है वो मोटा होगा। तो आवाज़ किसका मोटा होगा? पुरुष का मोटा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव जीवन में घर्षण से ज़्यादा घर्षण जहाँ फायदे हैं वहाँ इससे नुकसान भी। हाँ, सही बात है। सर्पी तथा लोटनी घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। बिल्कुल सत्य, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी विस्तृत अवरोध से 120 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होते हैं। 3.5 मीटर सेकंड पश्चात ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, मानिए कि ये अवरोध है और यहाँ पे ध्वनि का स्रोत है। ये 120 मीटर दूर है। ध्वनि जो है यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। इसका मतलब 240 मीटर की दूरी तय कर रही है, और 240 मीटर की दूरी तय कर रही है ध्वनि कितने देर में? 3/5 सेकंड में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 80 बार में कट जाएगा। 80 बचे 400 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण ये है ना कि वो ऊष्मा का अच्छा चालक है, और स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, त्वचा पर होने वाले सफ़ेद दाग को विज्ञान क्षेत्र में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो दोनों नाम से जाना जाता है। एरोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो इनमें से कौन सा होगा बताइए? तो इनमें से हो जाएगा आपका मास्ट कोशिकाएं। क्या होगा? मास्ट कोशिकाएं इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा? तो 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा? तो 4 मोल होगा। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा इतनी छोटी सी स्क्रीन में। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यूनतम होता है? तो अमाशय रच जो है वो अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान 1.5 के आसपास इतना ही होता है। लार का देख लीजिएगा आप लोग कितना होता है। वैसे क्षारीय होता है तो 7 से अधिक ही होगा। और दूध का पीएच मान आपको पता है कि 7 लगभग 6.6 के आसपास होता है, और रक्त का 7.4 होता है। सबसे कम अमाशय रस का हो। क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन वर्णक है। क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन जो है वो यौगिक का वर्णक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खनिज लवण दलहनी पौधे के जड़ों में निर्मित होने वाली मूल ग्रंथि हेतु आवश्यक है? तो कौन सा खनिज लवण है बताइए? इसका हो जाएगा सल्फर। कौन सा है? सल्फर। अक्रिया गैस ग्रुप 18 एलिमेंट में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाए जाते? कौन से गुण नहीं पाए जाते ये पूछा जा रहा है। इसमें जो है ये सभी एक परमाणुक होते हैं, सही है। ये रंगहीन गंधहीन स्वाधीन होते हैं, ये भी सही है। जल में अविलय होते हैं, ये भी सही है। इसके द्रव्यमांक तथा क्वथनांक अति उच्च होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैस है ये। गैस के द्रव्यमांक और क्वथनांक जो है अति उच्च नहीं होते हैं, बल्कि ठोस का द्रव्यमांक और क्वथनांक जो है अति उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं पूछा जा रहा है ना? तो सत्य नहीं है। लिगामेंट तथा टेंडन एक प्रकार का उपकला उत्तक नहीं, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कौन सा है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो पहला ही गलत हो गया, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, सही है। टेंडन मांसपेशी दूसरी मांसपेशी जोड़ता है, सही। टेंडन मांसपेशी अस्थि को जोड़ता है, सही है। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अत्याधुनिक फोटोग्राफी में क्षण दीप्ति उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ज़ेनॉन का। निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण अनावृत बीजी की नहीं है? तो अनावृत बीजी का लक्षण है इन पौधे के बीज बनते हैं परंतु बीज फलों के भीतर नहीं होते, ये तो सही है। इन पौधे में जड़ें तना पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं, ये भी सही है। इन पौधे सालों भर फूल लगे होते हैं, ये भी सही है। ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन एक पात्र बर्तन में रखा है। जब विलयन को कांच की छड़ से हिलाया चलाया जाता है तब विलय के रवि पृथक होने लगते हैं, यह विलयन होगा। यह विलयन हो जाएगा अति संतृप्त। क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है।
और फिर वैसे दोस्तों को शेयर कर देना है जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।